हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान में आपका स्वागत है। सो दिस इज 1.5 ईयर करंट अफेयर सीरीज जिसके अंदर हम प्रीलिम्स 2026 के करंट अफेयर करवाते हैं एंड दिस इज लेक्चर नंबर 14। लेक्चर नंबर 14 के अंदर हम कुछ टॉपिक्स जो कि प्रीलिम्स से रिलेटेड टॉपिक्स है वो हम आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे, राइट। बट बिफोर स्टार्ट आई वांट टू लेट यू नो दैट वी आर लॉन्चिंग अ वेरी यूनिक वन ऑफ इट्स काइंड बैच, द सिलेक्शन बैच। ऐसा बैच देखो आज तक कभी किसी इंस्टीट्यूट ने स्टार्ट नहीं करा है। ये एक तरह से प्रीलिम्स सॉल्यूशन है कि प्रीलिम्स में आप बार बार फेल हो रहे हैं तो उससे बचने के लिए प्रीलिम्स के लिए एक सॉल्यूशन बैच है जिसके अंदर हम आपको बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे के अंदर प्रैक्टिस करवा देंगे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस की। टॉपिक्स पढ़ाएंगे, टॉपिक्स पढ़ाने के बाद उसके क्वेश्चंस पे सॉल्व कराएंगे, मल्टीपल डायमेंशंस में क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हम बना रहे हैं जो कि यूपीएससी स्पेसिफिक क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन नए क्वेश्चन होंगे। इसके अंदर हम 8000 प्लस एमसीक्यूज आपको करवाने की कोशिश करेंगे, राइट। इसके बाद कुछ रह नहीं जाता बच्चों प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर। एक कंप्लीट पैकेज है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का, राइट, जिसके अंदर आप यहाँ पर देख रहे हैं डेली 50 क्वेश्चंस विल बी देयर। डेली 50 क्वेश्चंस होमवर्क के लिए आपको दिए जाएंगे। कंप्लीट कवरेज ऑफ द करंट अफेयर्स विल बी देयर। सीसेट एग्जामिनेशन का पूरी स्पेशल क्लासेस ली जाएंगी, स्पेशल टेस्ट सीरीज ली जाएंगी सीसेट की। बट बच्चों देखो, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जो बहुत मेहनती हैं, जिनके अंदर एक बहुत तड़प है कि भाई हमको अपना प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर करना है, राइट। किसी भी तरह से हुक एंड क्रुक के थ्रू प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर करना है, उन्हीं बच्चों के लिए। मेहनती बच्चे इसके अंदर आए प्लीज, ठीक है। फालतू में अपना पैसा वेस्ट ना करें, अपना टाइम वेस्ट ना करें, राइट। यहाँ पे बहुत सारे मेमोराइजिंग फैक्ट्स की टिप्स और ट्रिक्स भी हम बताएंगे। स्पेशल टेस्ट सीरीज फॉर करंट अफेयर्स विल बी देयर। 5 महीने का एक रिगरस इम्प्रिजनमेंट आपका कर रहे हैं हम। 5 महीने का एक रिगरस प्रैक्टिस का एक तरह से क्या है, ये बैच है। इसमें मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को भी। हम तो बहुत मेहनत करेंगे, आप लोगों को भी इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। और फिर देखना प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर सक्सेस सिर्फ आप चखोगे नहीं, सक्सेस का मजा लोगे, ठीक है, क्योंकि आपने मेहनत करी है, राइट। सेकंड हमारे पास फिलोसॉफी ऑप्शनल है। अब देखो, ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने कभी फिलोसॉफी सब्जेक्ट पढ़ा नहीं होगा, इसलिए हम आपको क्या कर रहे हैं, हम आपको डेमो वीडियोस के अंदर पहले प्रोवाइड करते हैं विदाउट एनी प्राइस, बिना प्राइस के, ठीक है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम डेमो वीडियोस देते हैं और डेमो वीडियोस के अंदर हम आपको एक पूरा टॉपिक देंगे 4 वाक। उसका पहले आप बुकलेट सॉल्व करना, एक बुकलेट प्रोग्राम है, क्या है ये आप वैसे समझ जाओगे, ठीक है, जब आप सॉल्व करोगे। और बुकलेट सॉल्व करके आंसर करना, वीकली टेस्ट देना इसका, है ना। और वीकली टेस्ट देख के फिर हाँ आपको रियलाइज होगा कि आपको फिलोसफी ऑप्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, फिर आपका डिसीजन रहेगा। वीकली टेस्ट हम आपको चेक करके देंगे, हम बताएंगे आपकी क्या क्या गलतियां है, आपको समझेंगे हम भी कि आपको फिलोसफी ऑप्शन लेना चाहिए कि आप भी समझना। तो ये डेमो वीडियोस वाला जो प्रोग्राम है दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट टू यू, राइट। तो फिलोसफी ऑप्शन सब्जेक्ट है, इसके अंदर ये प्रोग्राम है, ये आप इसके अंदर देख सकते हैं, राइट। चलिए, हमारा पहला टॉपिक जो है दैट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कई बार प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, इससे पिछले साल जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हुआ था, राइट, मतलब 2024 का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हुआ था उसके अंदर इसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर, राइट। तो आर्टिकल 129 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से हम देख सकते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज मेंशन्ड, राइट। और 129 के बाद जो आर्टिकल 215 है उसके लिए हाई कोर्ट के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का देख सकते हैं और यहाँ पर हाई कोर्ट का देख सकते हैं। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई, कोई भी कोर्ट होता है, कोई भी जज होता है ना, उसको फ्री और फेयर इलेक्शन करवाना, फ्री और फेयर जजमेंट देना होता है, ठीक है। ये अगर फ्री और फेयर जजमेंट नहीं देगा तो क्या होगा, तो फिर जस्टिस नहीं अचीव हो पाएगा। इसके लिए भाई इसको निर्भीक होना पड़ेगा, है ना, इसको किसी का डर नहीं होना चाहिए। अब मान लो कोई बंदा है, वो कोर्ट के बारे में गालियां दे रहा है कोर्ट को, कोर्ट कैसे कर दूंगा, मैं तो आग लगा दूंगा, ये कर दूंगा, राइट। तो फिर उस आदमी को एक तरह से सजा मिलनी चाहिए, ऐसा कोई करे ही नहीं, तभी ये निर्भीक हो सकता है, तभी ये निर्भीक होके क्या कर सकता है, जजमेंट दे सकता है। या फिर कोई ऐसा करे कि कोर्ट के अंदर कोर्ट चल रहा है भाई, और कोर्ट चल रहा है और यहाँ पे बीच बीच में ये जजमेंट दे रहा है और ये बीच बीच में चिल्ला रहा है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट राइट। कोर्ट की कोई प्रोसीडिंग है उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए इन लोगों के अंदर ऐसे जो सोशल एलिमेंट्स है, ठीक है, जो ऐसे काम करते हैं, उन लोगों के अंदर क्या होना चाहिए, एक भय होना चाहिए कि कोई भी कोर्ट का कंटेम्प्ट ना करे। आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर भी देखेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। उतना ही बोलो जिससे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना हो जाए, समझ में आ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट अभी इस तरह से यहाँ पर उन्होंने बोला है कि कोई भी लेजिस्लेचर जो है ना, उसके अंदर ऐसा नहीं है has a plenary power to pass an enactment and so long as said enactment has been declared to be ultra virus the constitution, ठीक है। जब तक वो कॉन्स्टिट्यूशन को कोई भी लॉ है
जब तक वो कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरह से क्या करता है, एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं वायलेट करता है, तब तक उसको अल्ट्रा वायरस नहीं होता है। जब तक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तब तक उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। तो नो कंटेम्प्ट इन द पार्लियामेंट लेजिस्लेचर सिंपली मेक द लॉ। सिंपली अगर आप लॉ बना रहे हैं तो कोई उसको कंटेम्प्ट की कैटेगरी में नहीं डाला जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। दैट्स व्हाई इट इज इन द न्यूज। अब ये समझो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब समझ रहे हैं, मतलब कोर्ट की बेइज्जती नहीं करनी है साहब, ठीक है। फालतू में कोर्ट के बारे में कुछ बोल दिया आपने, कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग चल रही है, वहां पर आपका ऑब्स्ट्रक्शन कर दिया आपने, जज को बोलने नहीं दे रहे, जाके मुंह बंद कर दिया जज का, कोर्ट के अंदर बंदूक निकाल के चला दी, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर तो कोर्ट कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो दैट इज नोन एज व्हाट आर्टिकल 129 के अंदर इस तरह से लिख रखा है, सुप्रीम कोर्ट शैल बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड शैल हैव ऑल द पावर ऑफ सच अ कोर्ट इंक्लूडिंग द पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। अब एक और डायमेंशन है जो आपको इसको न समझना होगा, तब जाकर ये चीज आप समझ पाएंगे कि 129 आर्टिकल में लिखा क्या है। देखिए, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑर्डर दिया, ठीक है। अब एग्जीक्यूटिव बोल रहा है मैं तो नहीं मानू ये ऑर्डर, तो फिर कैसे जस्टिस मिलेगा? इसने कोई जस्टिस, ये जस्टिस देने वाला है, ठीक है, इसीलिए इनको जस्टिस बोला जाता है, जस्टिस, फिर उनका नाम जो भी होता है XYZ, राइट। तो इन्होंने जस्टिस प्रोवाइड करा। अब एग्जीक्यूटिव ने बोला मैं इंप्लीमेंट ही नहीं करूंगा इसका, मैं नहीं मान रहा सुप्रीम कोर्ट की। अब बेचारा सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, बोलेगा यार मैंने तो जस्टिस है, मेरी बात ही नहीं मान रहे। तो जस्टिस फाइनली अचीव तो नहीं हुआ, क्योंकि एग्जीक्यूटिव को परफॉर्म करना होगा तभी जाकर जस्टिस होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बंदे को पकड़ के मेरे सामने लाओ। पुलिस वाला बोल रहा है मैं तो नहीं ला रहा, क्या कर लेगा? यहाँ पर दिक्कत आ गई ना, एक बड़ी दिक्कत आ गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला, मान लो हाई कोर्ट ने उसकी बात नहीं मानी, मैं तो नहीं मान रहा, है ना, लोअर कोर्ट ने उसकी बात नहीं मानी, मैं तो नहीं मान रहा। तो इसको दिक्कत होगी सुप्रीम कोर्ट कहता है भाई मैं फिर मैं कैसा जस्टिस प्रोवाइड करूं? तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, अगर कोई मेरी बात नहीं मानेगा, मैंने जो भी ऑर्डर दिया है, ठीक है, उसकी बात कोई नहीं मानेगा, तो उसको मैं क्या कर सकता हूं, उसको मैं पनिश कर सकता हूं। दैट इज द पनिशमेंट पावर सुप्रीम कोर्ट हैविंग। और सुप्रीम कोर्ट इनडायरेक्टली ऐसे कह रहा है, कोई भी मेरा कंटेम्प्ट करेगा, कोई भी माइका लाल मेरा कंटेम्प्ट करेगा, तो आई कैन पनिश हिम, आई कैन शू हिम। आई एम सॉरी, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो देखो, सुप्रीम कोर्ट शैल बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड शैल ऑल द पावर्स ऑफ सच अ कोर्ट इंक्लूडिंग द पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोल दिया ना, तो वो एक तरह से कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हो गया, रिकॉर्ड के अंदर चला गया वो। अब वो सबको मानना पड़ेगा, लोअर जुडिशरीज को भी मानना पड़ेगा, हाई कोर्ट को, सुप्रीम और लोअर जुडिशरीज को, ठीक है, इनको भी मानना पड़ेगा, और जो भी एग्जीक्यूटिव है उनको भी मानना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अगर नहीं माना तो कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ कंसीडर कर सकता है, उसके पास पावर है, सच कोर्ट इंक्लूडिंग पावर टू पनिश कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ, राइट। ये चीज इसके अंदर लिख रखी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो इसका मतलब क्या हुआ, जजमेंट, प्रोसीडिंग एंड एक्ट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर रिकॉर्डेड फॉर द परपेचुअल मेमोरी एंड द टेस्टिमनी। जो भी जजमेंट देता है सुप्रीम कोर्ट, वो एक तरह से कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के अंदर काउंट हो जाता है, उसकी एक तरह से सब परपेचुअल मेमोरी के अंदर चला गया, टेस्टमनी की तरह उसको यूज करा जाता है। फिर ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया तो हाई कोर्ट ने उसके अगेंस्ट में कुछ जजमेंट दे दिया, ऐसा नहीं होता, वो सब जगह मान्य होगा। फिर हाई कोर्ट भी जब अपनी प्रोसीडिंग देगा तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ध्यान में रखते हुए देगा। जब भी वकील जिरह करते हैं, ठीक है, आप डिस्कस करते हैं केस को, राइट, तो वो देखते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट है क्या। हाई कोर्ट में मान लो आपका कोई केस है, तो आप देखते हो सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट है क्या, हाँ ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है, ठीक है, तो उसके बेसिस पे फिर वो बात करते हैं जस्टिस से कि देखो सुप्रीम कोर्ट भी इस वाले जजमेंट में इस तरह से बोलता है, तो उसको फिर हाई कोर्ट को वो बात माननी पड़ती है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो दिस रिकॉर्ड्स आर एडमिटेड टू बी ऑफ एविडेंटरी वैल्यू एंड कैन नॉट बी क्वेश्चन व्हेन प्रोड्यूस बिफोर एनी कोर्ट। किसी भी कोर्ट के सामने अगर प्रोड्यूस करे जाते हैं तो ये रिकॉर्ड जो होते हैं वो मानने ही पड़ेंगे भाई, है ना। ये एक तरह से एविडेंटरी वैल्यू होता है, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया ना, वही मतलब एक तरह से एविडेंस की तरह भी आप यूज कर सकते हो, करते भी हैं। जैसे हाई कोर्ट में मैंने कहा, जब केस डिस्कस होता है तो हाई कोर्ट के वकील जो होते हैं वो कहते हैं जस्टिस से कि देखो भाई ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस ऐसा ही जजमेंट हुआ था, उस पर ये रूलिंग दी गई थी, तो उसको फिर मानना पड़ेगा हाई कोर्ट को, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। दे आर रिकॉग्नाइज एज द लीगल प्रेसिडेंट एंड लीगल रेफरेंसेस। इज दिस ओके विद एवरीवन? अब आगे हम इसके अंदर समझते हैं
कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट ने 1991 के अंदर ये बोला था कि इट हैज पावर कि खुद का तो कंटेम्प्ट होगा तो वो कर सकता है ना, पनिश कर सकता है। अगर मान लो हाई कोर्ट का कंटेम्प्ट होता है या लोअर जुडिशरी का कंटेम्प्ट होता है, ठीक है ना, इनका भी कंटेम्प्ट होता है, तो भी सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, तो भी सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है टू पनिश। बोलेगा कोई मेरा कंटेम्प्ट करेगा ना तो मैं पनिश करूंगा ही करूंगा, और हाई कोर्ट और लोअर जुडिशरी का करेगा तो भी करूंगा साहब, ठीक है। तो जजमेंट प्रोसीडिंग एंड एक्ट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर रिकॉर्डेड फॉर द परपेचुअल मेमोरी एंड टेस्टिमनी, दिस रिकॉर्ड्स आर एडमिटेड टू बी एडमिट, ये अपन ने पढ़ लिया इसके अंदर। तो इट हैज पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इट हैज पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट नॉट ओनली ऑफ इटसेल्फ बट आल्सो ऑफ हाई कोर्ट। कोई हाई कोर्ट का भी कंटेम्प्ट करेगा, सबऑर्डिनेट कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल्स का कंटेम्प्ट करेगा, तो फिर क्या होगा, तो फिर मैं उसको पनिश करूंगा। अब देखो क्वेश्चन कैसा आता है, प्यारा सा क्वेश्चन, कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है फर्स्ट to punish for its contempt, second to punish for high court contempt, third to punish for the subordinate contempt, ठीक है, और है ना, या और फोर्थ जो होगा वो होगा ट्रिब्यूनल्स। तो आपको लगता है ट्रिब्यूनल्स का कंटेम्प्ट थोड़ा ना सुप्रीम कोर्ट देखेगा, हाई कोर्ट लोअर जुडिशरी का देख सकता है, ठीक है। तो आप इसको हटा देंगे, फिर 1 2 3 विल बी द राइट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो वो फिर गलत हो जाएगा आपको। तो किस किस का खुद का देख सकता है, कंटेम्प्ट को पनिश करने की पावर है, हाई कोर्ट के कंटेम्प्ट को पनिश करने की पावर है, लोअर जुडिशरी के कंटेम्प्ट को पनिश करने की पावर है, सबऑर्डिनेट कोर्ट के कंटेम्प्ट को करने की पावर है, राइट, लोअर जुडिशरी और ट्रिब्यूनल्स को, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये तो हो गया आर्टिकल 129 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी तरह से आर्टिकल 215 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हाई कोर्ट की पावर टू पनिश दे रखा है। तो देखो, एवरी हाई कोर्ट शैल बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड शैल हैव ऑल द पावर्स ऑफ द कोर्ट इंक्लूडिंग पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। अब आप मुझे ये बताएंगे, यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ लिख रखा है, क्या हाई कोर्ट के पास ऐसी पावर है कि लोअर जुडिशरी का कंटेम्प्ट होता है तो भी वो क्या कर सकता है, तो भी वो पनिश कर सकता है, या ट्रिब्यूनल्स का कंटेम्प्ट होता है तो भी वो पनिश कर सकता है? क्या हाई कोर्ट के पास ऐसी पावर है? ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर बताएंगे, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो, ये तो बात हुई कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन के इस प्रोविजन को एक तरह से इंप्लीमेंट करने के लिए 1971 में पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास करा जिसका नाम है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। और उसके अंदर फिर डिटेल में बताएंगे भाई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब क्या होता है, क्या क्या पावर है, मतलब कि किस किस तरह की पनिशमेंट दे सकते हैं, इस तरह का चीज बताया जाएगा, राइट। तो राइट नाउ वी हैव टू डील विद द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट। तो देखो साहब, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर जो क्लासिफिकेशन है सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट का, ये दो कंटेम्प्ट का क्लासिफिकेशन है कि कंटेम्प्ट जो होता है दो तरीके से हो सकता है, सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट, राइट। तो ये कहां पर मेंशन है? दिस इज मेंशन इन द 1971 एक्ट, ठीक है। देखो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मींस सिविल कंटेम्प्ट एंड द क्रिमिनल कंटेम्प्ट। अब दिस इज नॉट मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन था वो मैंने आपको बता दिया, है ना। अब यहाँ पर एक एक्ट बनाया गया, इस एक्ट के अंदर मेंशन है, तो आपको ये हो गई भाई क्लासिफिकेशन सिविल और क्रिमिनल की, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट की क्लासिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या नहीं है भाई साहब? कॉन्स्टिट्यूशन में इतना सब कुछ तोड़ना लिख दोगे आप कॉन्स्टिट्यूशन में? ये तो एक्ट के अंदर है 1971 के, ठीक है। अब सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। अब मान लो भाई एक कोर्ट है, कोई भी है ना, सुप्रीम कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट है, ये भाई साहब कुछ बोले और किसी ने माना नहीं, मैं ना मानू, ठीक है। ये मान लो ऐसे बोले कि आपको जमानत दी तो जा रही है पर आप मुंह मत खोलना जमानत दे, है ना, जब तक आपको मतलब केस है आपके ऊपर, आपको जबरदस्ती इस केस को डिस्कस नहीं करना। ये जाके भाई पूरा मीडिया के अंदर मुंह खोल खोल के बता रहा है, तो उसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जिस कंडीशंस पे जमानत दी उसको इसने नहीं मानी। इस बोला जमानत दे तो रहे हैं आपको, बट आप है ना देश छोड़ के मत जाना, ये विदेशों में घूम रहा है भाई। तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा भाई मेरी अवमानना कर रहे हो तुम, मेरी बेइज्जती कर रहे हो भाई, सीधी सीधी बात है, मेरा कंटेम्प्ट करो, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए कंटेम्प्ट। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला है और किसी ने नहीं माना, मान लो एग्जीक्यूटिव सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहे, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए कंटेम्प्ट, दैट कंटेम्प्ट इज सिविल
कंटेम्प्ट कि विलफुली आप डिसोबीडियंस कर रहे हैं, विलफुली आप डिसोबीडियंस कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का या फिर हाई कोर्ट का, राइट। तो दैट इज नोन एज कंटेम्प्ट। तो कंटेम्प्ट दो तरह का होता है, दैट इज पहला अपन सिविल कंटेम्प्ट पढ़ते हैं जो अभी अपन ने पढ़ा है, फिर अपन देखेंगे क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है। सिविल कंटेम्प्ट मीन्स willful disobedience of any judgment, order, writ or other processes of the court or willful breach of undertaking given to a court। ठीक है, अंडरटेकिंग जैसे मैंने कहा कि अंडरटेकिंग दे रहा हूँ, जमानत मेरे को दे दो भाई साहब, तो बोलते ठीक है दे देंगे पर इस जगह मत जाना, फलाना ठिकाना मत करना, पर आप करने लग गए फलाना ठिकाना, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए सिविल कंटेम्प्ट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है? क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मतलब ये होता है कि आप स्कैंडलाइज कर रहे हैं कोर्ट को, कोर्ट को भला है बुरा है इस तरह से बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे कुणाल कामरा कॉमेडियन है, उसके ऊपर कंटेम्प्ट करने की बात हुई थी, हुआ नहीं था खैर, ठीक है, क्योंकि उसने बहुत गलत बोल दिया था सुप्रीम कोर्ट के बारे में, उन्होंने तो बहुत ही ज्यादा, मैं यहाँ पर बोल भी नहीं सकता, जोक 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 में बोल दिया था, राइट, पर हुआ नहीं फिर उन पर कंटेम्प्ट। इसका भी प्रोसेस है भाई कंटेम्प्ट का। अगर मान लो आप स्कैंडलाइज कर रहे हैं कोर्ट को, ठीक है, राइट, किसी को भी स्कैंडलाइज कर रहे हैं या फिर लोअर अथॉरिटी, तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की काउंट करा जाएगा, ठीक है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सेकंड, अगर आप क्या कर रहे हो, कोर्ट के प्रति, जुडिशियल प्रोसीडिंग के प्रति पहले से प्रिजुडाइसेस कर रहे हो, अरे कोर्ट तो क्या है, ये कोर्ट तो इसके साथ क्रिमिनल के साथ ही है, ये कोई इसको नहीं देगा, इस तरह से कोर्ट के बारे में कुछ कह रहे हैं, इसलिए हर कोई कैसे कहेगा साहब देखो भाई मैं कोर्ट के बारे में भी कुछ नहीं कह सकता, है ना, ये मामला जो है ना मेरा किसके अंदर, कोर्ट में है, तो मैं कोर्ट इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। क्यों डर रहे हैं वैसे कहने के लिए? इसलिए डर रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट हो जाएगी फिर, राइट, हाई कोर्ट का कंटेम्प्ट हो जाएगा फिर। या फिर आप क्या कर रहे हैं, जजमेंट दे रहा है, आप जाके उसका मुंह बंद कर दिए, आप जोर जोर से चिल्लाने लग गए, ठीक है, आप जाके हंसने लग गए जबरदस्ती का, ठीक है, तो जजमेंट के प्रोसेस के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के अंदर, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज क्रिमिनल कंटेम्प्ट। तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट का देखो आप इस तरह से, स्कैंडलाइज और लोअर्स अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट, पहला पॉइंट है, प्रिजुडाइसेस और इंटरफेयर्स विद द ड्यू कोर्स ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग और इंटरफेयर और ऑब्स्ट्रक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन एनी अदर मैनर, दैट इज नोन एज क्रिमिनल कंटेम्प्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक आपको समझ में आया? तो ये तो मैंने आपको कंटेम्प्ट वाला केस इसके अंदर बता दिया, राइट। अब एक और जगह ही मेंशन्ड है, 142 आर्टिकल जो है, 142 आर्टिकल उसका क्लॉज 2, इसके अंदर भी ये मेंशन्ड है। अब 142 आर्टिकल क्लॉज 2 के अंदर क्या मेंशन्ड है देखो, ऑथोराइजेज द सुप्रीम कोर्ट टू मेक ऑर्डर्स फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ सब्जेक्ट टू एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट में कोई भी लॉ बनाया है, ठीक है, तो उसके अंदर वो ऑर्डर कर सकता है कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ का, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो 142 क्लॉज 2 के अंदर भी ये इस तरह से दे रखा है। अब इसमें एक अटर्नी जनरल जो होता है, ठीक है, अटर्नी जनरल इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। आप ये को बताओ कौन से आर्टिकल के अंदर है अटर्नी जनरल? अटर्नी जनरल का कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अटर्नी जनरल होता है, एक सॉलिसिटर जनरल होता है, राइट। तो अटर्नी जनरल का देयर इज ए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल, वो आर्टिकल मेरे को बताना है, ये किसके अंदर आता है, कौन से आर्टिकल में आता है, ये आपको मेरे को बताना है, राइट। खैर इसमें अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला केस चल रहा है, उसमें अटर्नी जनरल का क्या रोल है? तो देखो जो 1971 का एक्ट है, उसका एक सेक्शन है, सेक्शन 15, उसके अंदर बोल रखा है कि मान लो कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है, ठीक है, वो एक केस करना चाहता है कि भाई मेरे को ऐसा लगा, मान लो कोई एक्स पर्सन है, जैसे अपन एग्जांपल ही ले लेते हैं कुणाल कामरा, ठीक है, कुणाल कामरा एक कॉमेडियन है, हो सकता है आपने नहीं सुना उनके बारे में, ठीक है, इन्होंने कुछ बोला सुप्रीम कोर्ट को। अब सुप्रीम कोर्ट अभी तक मान लो उसके ऊपर संज्ञान नहीं ले रहा है, तो एक आदमी को बुरा लग गया कि भाई तूने मेरे सुप्रीम कोर्ट को ऐसे क्यों बोला, मेरे प्यारे सुप्रीम कोर्ट को तू ऐसे कैसे बोल सकता है ना, मैं तेरे ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करूंगा। बोले तू अकेला कर ही नहीं सकता इसको, अगर इसके ऊपर कुणाल कामरा के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करना है तो इसको सबसे पहले अटॉर्नी जनरल की परमिशन चाहिए। अगर अटॉर्नी जनरल हाँ कह देता है, तब जाकर ये चीज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगी, फिर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर बुलाना है कि नहीं बुलाना। तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट करने के लिए, क्रिमिनल कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट करने के लिए इस भाई को
अटर्नी जनरल की परमिशन लेनी पड़ेगी, तब जाके इसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती है। अटर्नी जनरल भाई के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, ये हाँ भी कर सकता है ना भी कर सकता है, इसके पास डिस्क्रिशनरी पावर है। तो ये बात आप ध्यान रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो अंडर सेक्शन 15 ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 ए प्राइवेट इंडिविजुअल मस्ट ऑब्टेन द रिटन कंसेंट of Attorney General or Solicitor General to initiate criminal contempt proceeding in the Supreme Court. The Attorney General and Solicitor Generals are not obligated to give reason for granting or refusing the contempt. They have the discretionary power. हाँ भी बोल सकता है ना, तो अटर्नी जनरल ने ही फिर वो परमिशन नहीं दी थी, तो इसलिए कुणाल काबरा के ऊपर केस नहीं हुआ था, राइट। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट को अटर्नी जनरल से नहीं पूछना, पर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल अगर मान लो करना चाहता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं कर रहा है तो प्राइवेट इंडिविजुअल करना चाहता है, तो इस तरह से। तो यहाँ पे देखो की ऑब्जर्वेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, स्टेट लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट एंजॉय प्लीनरी पावर टू इनैक्ट लॉज अंडर देयर रिस्पेक्टिव जुरिसडिक्शन। आराम से लॉ बनाओ भाई, ऐसा नहीं कि डर डर के लॉ बना रहे हो, कहीं कंटेम्प्ट ऑफ, एक बार लॉ बना लो उसके बाद हम बता देंगे आपको। कंटेम्प्ट नॉट एट्रीब्यूटेड टू लॉ मेकिंग, लॉ मेकिंग के अंदर नहीं होगा। इनएक्टिंग ए लॉ इवन इट अपीयर्स टू कॉन्ट्राडिक्ट ए कोर्ट रूलिंग डज नॉट अमाउंट टू द अंडर। ऐसे नहीं आपने लॉ बनाया और लॉ बनाते ही कुछ ऐसा हो गया जिसमें बेइज्जती हो रही है सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर कंटेम्प्ट हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना जा रहा, तो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर कुछ आपको पनिशमेंट दे देगा, नहीं नहीं, एक बार आ जान दो और सुप्रीम कोर्ट फिर उसको जब तक नल एंड वॉइड कर सकता है, ठीक है, वो नहीं करेगा कि आपको पनिशमेंट देगा, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर। देयर इज डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, लॉ मेकिंग लेजिस्लेचर के पास है, लॉ को इंटरप्रेट करना जुडिशरी के पास है। ऐसा नहीं कर सकता कि लॉ बनाते वक्त लोग सोचे है ना कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो नहीं हो जाएगा, तो यही जजमेंट अभी दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब नेक्स्ट इज रिलेटेड टू द फोन टैपिंग, है ना। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मैंने आपको पूरा का पूरा इसके अंदर समझा दिया है, अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे कुछ नहीं बचता। अब अपन फोन टैपिंग के बारे में बात करते हैं। तो मद्रास हाई कोर्ट रिफ्यूज टू एक्सपेंड द स्कोप ऑफ 5 क्लॉज 2 ऑफ द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1885। तो सेक्शन 5 को 5 क्लॉज 2 को का जो स्कोप है उसको एक्सपेंड करने से मद्रास हाई कोर्ट ने मना कर दिया, भैया मैं तो नहीं कर रहा, राइट। and permit the center and the state government to resort to phone tapping as a covert measures to detect the crime, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। उसके लिए रिफ्यूज कर दिया उसने। अब 5 क्लॉज 2 क्या है ये अपन इसके अंदर समझते हैं। सबसे पहले हम फोन टैपिंग समझे। फोन टैपिंग का मतलब यही है भाई, आप किसी से बात कर रहे हैं, बीच में कोई तीसरा बात को सुन रहा है और रिकॉर्ड हो रहा है वो बात, दैट इज नोन एज फोन टैपिंग, राइट। मान लो ये टेररिस्ट है, टेररिस्ट अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है और यहाँ पर आपने सुन लिया उसकी बात, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि दिस इज फोन टैपिंग। अब देखो ये एक तरह से ये है कि इसके लिए हर कोई अगर सुनने लग जाए बात, तो फिर तो भाई आप कोई अपनी प्राइवेट बात कर ही नहीं पाओगे, दैट इज इम्प्रिंजमेंट इन योर राइट टू प्राइवेसी, राइट। तो यहाँ पर आप देखो फोन टेपिंग रेफर्स टू मॉनिटरिंग ऑफ द इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन एंड फोन्स बाय थर्ड पार्टी बाय सीक्रेट मीन्स। आपको पता नहीं और तीसरा बंदा आपकी बात सुन रहा है, कान लगा के नहीं, आप फोन पे बात कर रहे हो, तीसरा अपना सुन रहा है उसको, भाई क्लियर आवाज आ रही है उसको, राइट। तो इसके लिए कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे, नहीं तो हर कोई फोन टैप करके बैठ जाएगा, फिर हर ऑफिसर फोन टैप करके बैठ जाएगा, बोले मजे के लिए कर लेते हैं यार, देखते क्या बात करता है भाई, राइट। तो इसके लिए क्योंकि राइट टू प्राइवेसी इज देयर, उसका राइट टू प्राइवेसी हैम्पर ना हो जाए आपका, राइट, इसके लिए कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस आपको याद करनी पड़ेगी, कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता वो आपको देखना पड़ेगा। तो वर्ड फोन टेपिंग आल्सो मींस वायर टेपिंग और लाइन बगिंग और इंटरसेप्शन ऑफ द फोन। इट वाज फर्स्ट कमेंस इन यूएसए इन 1890। पहली बार ऐसा यूएसए के अंदर देखा गया था, फिर सब ऐसे हो गया है भाई, ऐसा भी हो सकता है, राइट। तो देखो अब हम आगे इसके अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। हमारा इंडियन टेलीग्राफ एक्ट जो है वो बहुत पुराना है, 1885 का ये इंडियन टेलीग्राफ एक्ट है, राइट। बोथ सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैव ए राइट टू टैप फोन्स। फोन को टैप करने का अधिकार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को, दोनों को है। इन स्टेट पुलिस हैव द पावर टू टैप द फोन। स्टेट के अंदर पुलिस के पास पावर है, सेंटर के पास ये 10 एजेंसी है, इनको रट लो भाई, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये 10 एजेंसी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी RNW, और यहाँ पर देख लें डायरेक्टरेट ऑफ द
सिग्नल इंटेलिजेंस और दिल्ली पुलिस कमिश्नर, इनके पास पावर है 10 एजेंसी के पास, ये किसी का भी फोन टैप करवा सकता है। ठीक है, अब अगर मान लो कोई और एजेंसी है वो टैप करा रही है, राइट, तो उसको क्या करा जाएगा, उसको एक तरह से इलीगल माना जाएगा। टैपिंग बाय एनी अदर एजेंसी वुड बी कंसिडर्ड एज इलीगल। समझ में आ रहा है? अच्छा, इनको भी ऐसा नहीं कि इनकी मर्जी है जिसकी टैप करा ली, इनका जो ऑर्डर होता है टैपिंग का ऑर्डर, ये कौन इशू करता है, पहले इनको परमिशन लेनी पड़ती है होम मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी से। होम मिनिस्ट्री का जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है, ऑफिसर, ठीक है, नॉट मिनिस्टर, सबसे बड़ा ऑफिसर होता है, उससे परमिशन लेनी पड़ती है कि भाई साहब रिटर्न परमिशन ये देते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर ये होता है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो देखो, ऑर्डर कुड बी इशूड ओनली बाय द सेक्रेटरी, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स और हिज स्टेट काउंटर पार्ट इन राइटिंग, ओनली देन द टैपिंग कैन बिगिन, राइट। However, in exceptional cases, the order may be issued by the lower authorities also. Lower authorities भी order कर सकती है. Such order has to be communicated to the competent authority within a specified time period. एक specified time period के अंदर उसको देना होगा, right? अब 5 clause 2 क्या था सेक्शन, जिसको लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने मना कर दिया। Allow the center to state or state to intercept the message on 2 grounds, पब्लिक इमरजेंसी एंड पब्लिक सेफ्टी, पहला तो ये है। दूसरा रिक्वायर्स रिकॉर्डिंग, तो ये वाला जो है ना, इसके अलावा ये अपना और भी इसके अंदर डाल रहे थे कि भाई हमको और भी इसको स्कोप बढ़ाना है। रिक्वायर रिकॉर्डिंग ऑफ रीजंस इन राइटिंग एंड फॉर्मल ऑथोराइजेशन मस्ट बी रिव्यूड बाय द रिव्यू कमेटी, ठीक है, एज पर द टेलीग्राफ रूल्स ऑफ सुप्रीम। तो इसके अंदर कुछ रियायत चाहते होंगे और इसके अंदर कुछ चीजें बढ़ा रहे होंगे, भाई और चीजें इसके अंदर इंक्लूड कर दे, तो उसके लिए 5 clause 2 के लिए मद्रास हाईकोर्ट ने मना कर दिया, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसके आगे हम अब पढ़ते हैं तीसरा अपना टॉपिक, बाइस्टेबल जीन इज इन ए डेडली बैक्टीरियम ऑफर्स क्लू टू बीटिंग इट। अब ये क्या है, ये अपन को इसके अंदर अंडरस्टैंड करना होगा, राइट। एक बैक्टीरिया है, उसके बारे में यहाँ पर बात कर रखी है, राइट, बैक्टीरिया के बारे में बात करी हुई है। उस बैक्टीरिया के अंदर कुछ अलग चीज यहाँ पर मिली है। इस बैक्टीरिया का नाम है शूडोमोनास एरिगिनोसा, ठीक है, एरुगिनोसा, सूडोमोनास एरिगिनोसा के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है कि जो बर्न विक्टिम होता है, ठीक है, जिनका शरीर जल जाता है, उनके ऊपर ही बैक्टीरिया बहुत ज्यादा अटैक कर लेता है, राइट। मोस्ट बर्न विक्टिम कम टू सेकेंडरी इन्फेक्शन, है ना, उसके कारण और ज्यादा इन्फेक्शन हुआ है, एंड इट इन्फेक्ट्स यूरिनरी कैथरेट्स, ठीक है, जो यूरिनरी सिस्टम के अंदर कैथरेट्स लगाते हैं, ठीक है ना, आर्टिफिशियल यूरिनेशन के कारण, ठीक, के लिए, राइट। तो उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर ये वायरस जो होता है ये बहुत ज़्यादा जल्दी इन्फेक्शन क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ही बता रखा है कि भाई इसको इतना डेडली क्यों होता है ये वायरस, है ना, ये ये जो बैक्टीरिया, सॉरी, बैक्टीरिया इतना डेडली क्यों होता है, मैंने वायरस बोल दिया था, बैक्टीरिया बोल रहे, राइट, है ना। शूडोमोनास एरुगिनोसा क्यों इतना, एक तरह से क्या होता है, एक तरह से डेडली होता है ना, एरिगुनोसा, राइट, ऐसा लग रहा है हैरी पॉटर मूवी का कोई मंत्र है ना, आला मरोरा जैसे था ना, वैसे एरिगिनोसा, अच्छा नाम है ना, याद हो जाएगा तुमको, एरुगिनोसा। मतलब ये बड़ा डेडली है साहब, ये बड़ा खतरनाक बैक्टीरिया है। क्यों? क्योंकि इसके पास जादू है, हैरी पॉटर मूवी के अंदर जादू होता है ना, वैसे इसके पास जादू है, इसके पास ऑन और ऑफ होने का जादू है। क्या बात कर रहे हो सर, यस। अब इसको अपन करते हैं। What scientists found Pseudomonas aeruginosa has a special gene called the GLPD, ठीक है, GLPD जीन है, GLPD जीन इस तरह से इसके पास होता है। और ये जीन क्या करता है, इसको ऑन ऑफ मैकेनिज्म है, कभी ये ऑन हो जाता है उसके कारण, कभी ये ऑफ हो जाता है, ठीक है। देखिए सभी बैक्टीरियाज जो होते हैं जेनेटिकली सेम होते हैं, बट ये ऑन ऑफ मैकेनिज्म कईयों के पास नहीं होता। कैसा हो कि आप थोड़ी देर के लिए एक बटन दबाए, मर गए, फिर एक बटन दबाए, जिंदा हो गए। क्या इस बैक्टीरिया के साथ ऐसा होता है? सर ऐसा भी कोई होता है, आत्मा एक बार निकल गई शरीर से, निकल गई नहीं, ये कर सकता है। स्विच ऑन और स्विच ऑफ, स्विच ऑफ करेगा तो ये इनएक्टिव हो जाता है, फिर इसके ऊपर कोई दवाई ववाई डालते रहो, एंटीबायोटिक डालते रहो, इसके ऊपर कोई असर नहीं होगा, है ना। कैसा हो कि जैसे कोई तुम्हारे ऊपर सामने भाला मार रहा है,
तुम अपने आप को इनएक्टिव कर लो, कुछ भाले का असर ही नहीं हुआ। फिर जैसे ही भाला चला गया तुम तलवार लगा के सामने वाले की गर्दन काट दो, बहुत बढ़िया है। आप एंटीबायोटिक लेते हैं, ठीक है एंटीबायोटिक लेते हैं, जिथ्रोमाइसिन टाइप की दवाई, अभी मैं भी ले रहा हूँ, गला बिल्कुल ही चौक हो गया, बहुत दवाई ले लेके थोड़ा सा खुला हुआ है गला, अदरवाइज तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है पता नहीं कुछ अटक गया बीच में गले में, राइट। तो क्या होता है कि अगर मान लो एंटीबायोटिक ली, मेरे अंदर कोई ऐसा बैक्टीरिया आ गया स्यूडोमोनास एरिगोनास आ कितने, ठीक है, तो ये तो जादूगर है हैरी पॉटर वाला, तो ये क्या करेगा, जैसे दवाई आएगी ना तो ये अपने आप को इनएक्टिव कर लेगा, एरिगोनास इनएक्टिव हो गया, और जैसे ही दवाई का असर कम हो गया फिर अपने आप को वापस एक्टिव कर लिया। तो ऐसा होता है ना, पहले भाला मारते थे, मूवीज में देखते होंगे वो आदमी गायब हो जाता था, हा 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 करके गायब हो जाता, तो वैसे ये बैक्टीरिया अपने आप को क्या कर देगा, गायब कर देगा, इनएक्टिव हो जाएगा। तो ऑन ऑफ मैकेनिज्म समझे, व्हेन ए जीन इज ऑन इट इज एक्टिव, द सेल रीड्स दैट द जीन एंड मेक इट प्रोडक्ट, इट्स प्रोडक्ट है ना, वो प्रोटीन एंजाइम्स जो भी बनाना होता है वो बनाता है। इन दिस केस व्हेन जीएलपीडी इज ऑन, द बैक्टीरियम प्रोड्यूस सर्टेन प्रोटीन्स दैट मेक इट बेटर एट कॉजिंग इन्फेक्शन, है ना। देखो बैक्टीरिया जो होता है कुछ प्रोटीन बनाता है, उसके कारण इन्फेक्शन होता है, ये तो आपको पता ही होगा, राइट। तो जब ये ऑन पोजीशन में होता है तो ये एक्टिव होता है और ये प्रोटीन बना देता है, ठीक है। बट जब ये ऑफ पोजीशन में होता है, ऑन पोजीशन में इसका मरने का खतरा भी, एंटीबायोटिक आ गई तो बेचारा मर जाएगा। ऑफ में होता है, इट्स द सेल डज नॉट रीड दैट जीन सो नो प्रोटीन इज फॉर्म्ड। व्हेन जीएलपीडी इज ऑफ, द बैक्टीरियम डज नॉट मेक दोस अटैक प्रोटीन सो इट इज लेस हार्मफुल, ठीक है। लेस हार्मफुल तो है पर इसको फिर मार भी नहीं सकते आप। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इसके अंदर सुनो, इफ द स्विच इज ऑन, व्हाई इट मैटर्स, स्विच इज ऑन द बैक्टीरिया बिकम हार्मफुल एंड कैन कॉज सीरियस इन्फेक्शन। स्विच ऑफ बैक्टीरिया आर लेस हार्मफुल क्योंकि काम कर ही नहीं रहा। बाय मिक्सिंग ऑन एंड ऑफ सेल्स, द बैक्टीरिया ग्रुप बिकम स्मार्टर एंड स्ट्रॉन्गर, एबल टू सर्वाइव एक्ट अटैक फ्रॉम आवर इम्यून सिस्टम। हमारा इम्यून सिस्टम या फिर हम कोई बैक्टीरिया की दवाई ले रहे हैं तो वो सब चीजें एंटीबायोटिक्स उससे बच सकता है, या हमारा इम्यून सिस्टम उसको मारना चाहता है तो वो ऑफ पड़ा रहता है, गायब हो गया एक तरह से, राइट। इफ द इम्यून सिस्टम और एंटीबायोटिक किल द ओन सेल्स, द ऑफ सेल्स सर्वाइव क्वाइटली इन द बैकग्राउंड, ठीक है। कुछ ऐसे होता है कि ऑन सेल्स को मार दिया मान लीजिए, ऑफ सेल बच गई, फिर वापस बैक्टीरिया क्या होता है, डेवलप कर लेता है। तो ऐसे बैक्टीरिया पॉपुलेशन नेवर फुली डाइज। तो ये है कि कुछ आधा अपने सेल्स को ऑन रखता है, आधा ऑफ रखता है। अगर दवाई आएगी तो ये मर जाएगा, पर ये तो जिंदा है, कुछ अंश जिंदा रह गया है उसका, ठीक है, और फिर वो आगे जाकर इस तरह से प्रॉब्लम करेगा। अब स्यूडोमोनास एरिगोनोसा जो है, ठीक है, ये अगर हम देखें तो ये बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, मतलब हैज टफर आउटर कवरिंग दैट मेक इट हार्ड टू किल, है ना। एरोबिक मतलब इट नीड्स ऑक्सीजन टू ग्रो, राइट, ऑक्सीजन चाहिए होता है इसको। तो ये पूछे जा सकता है, रॉड शेप्ड एंड नॉन स्पोर फॉर्मिंग, लुक लाइक ए रॉड एंड डज नॉट मेक स्पोर्ट्स, ठीक है, छेद और ये सब स्पोर्ट्स नहीं करता है। लिव इन द नेचर, कॉमनली फाउंड इन द सॉइल वाटर, इन द फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर में भी ये मिलता है। बताओ, स्वच्छ पानी भी स्वच्छ नहीं है, ठीक है। इवन इन द पीपल विद लोअर नॉर्मल इम्यूनिटी इट कैन कॉज स्किन इन्फेक्शंस, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्विमिंग इन कंटेमिनेटेड वाटर, उसके बाद आपके स्किन के ऊपर रैशेस हो जाते हैं, तो इस बैक्टीरिया कैन बी द वन ऑफ द रीजन। ईयर इन्फेक्शन, स्विमर के एयर के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। आई इन्फेक्शन अगर आप देखेंगे, बोन इन्फेक्शन, निमोनिया, ये सब चीजें कर सकता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, ठीक है। आज की क्लास के अंदर इतना ही रखते हैं, बिकॉज तबीयत भी ठीक नहीं है और 20 से 25 मिनट की वीडियो यहाँ पर हम बनाते हैं। छोटे वीडियो अभी बना रहे हैं, बाद में यही वीडियो हम बड़े वीडियो कर देंगे। अच्छा, एक और अनाउंसमेंट है आपके लिए, 17 घंटे का महामैराथन सेशन मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर आ रहा है, इस संडे को आ रहा है। तो संडे इज द फन डे फॉर द यूथ, ठीक है। आपके लिए संडे है तो आपकी संडे को हम खराब करेंगे, राइट, हम जीने नहीं देंगे आप लोगों को। तो 17 घंटे का महामैराथन सेशन इकोनॉमिक्स का आपने देखा होगा, बहुत सारे बच्चे देखकर बैठे हैं यहाँ पर, और मैं यहाँ पर महामैराथन सेशन मॉडर्न हिस्ट्री का भी लेकर आ रहा हूँ। ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इकोनॉमिक्स का है। इकोनॉमिक्स का 2019 के अंदर आई थिंक मैंने बनाया था, उसमें आज तक क्वेश्चन आते हैं बच्चों। इस बार 4 या 5 क्वेश्चन उसमें से आए, सोच कर देखो कितना मस्त सेशन था। इसी तरह से हम महामैराथन सेशन इसका बना रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का, इसको भी देखेंगे।
That's all for today's class. Thank you so much. Bye bye. Take care and have a nice day.